अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। इसके साथ ही बीते 9 दिनों से ईरान और इजराइल में चल रहे संघर्ष में अब अमेरिका भी सीधे सीधे शामिल हो गया है। इसके साथ ही दुनिया भर में कई तरह की चिंता भी बढ़ गई है। क्या मिडिल ईस्ट में और बड़ी जंग छिड़ जाएगी? क्या इस जंग का दायरा इससे भी बड़ा हो सकता है? ईरान क्या करेगा? ईरान के सहयोगी देशों रूस और चीन का क्या रुख होगा? इन सब के साथ ही और भी कई पहलुओं पर हम करेंगे बात। इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी करेंगे बात और समझेंगे हालात को। यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरिंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं और ग्रेटर वेस्ट एशिया फोरम इंडिया की चेयरपर्सन डॉक्टर मीना रॉय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी जुगल पुरोहित। हम बात करेंगे कौन से हथियार है जिनका इस्तेमाल हुआ है और इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है इस मामले में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित किया है। इस संबोधन में उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सेना का शुक्रिया अदा किया है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट के सारे ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में दादागिरी करने वाले ईरान को अब शांति बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं किया तो आने वाले हमले बड़े और आसान होंगे। अमेरिका ने ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं वो हैं फोर्दो, नतान्स और इस्फहान। इनमें सबसे अहम है फोर्दो, जहां पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए हैं। फोर्दो की अहमियत ईरान के लिए क्यों ज़्यादा है, क्यों यहाँ खास तरह के बम इस्तेमाल करने पड़े, ये भी समझेंगे हम। लेकिन पहले ईरान ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी देख लेते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर यूएन चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एमपीटी का गंभीर उल्लंघन बताया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है, आज सुबह की घटनाएं क्रूर हैं, इनका असर लंबे वक्त तक देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य को इस बेहद खतरनाक, अराजक और आपराधिक व्यवहार से फिक्रमंद होना चाहिए। और इजरायली सेना की भी प्रतिक्रिया आई है। उसने कहा है कि ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए गए हैं। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान ने इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया है, जिनमें बेन गुरियन एयरपोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा जिन अन्य जगहों पर हमला हुआ है उसमें इजरायली सेना की मदद करने वाले केंद्र, सेना का कमांड कंट्रोल ऑफिस और एक जैविक रिसर्च सेंटर शामिल है। और ये हाइफा शहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शहरों को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं इजराइल के। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इजराइल पर यह हमला लंबी दूरी की मिसाइलों से किया गया है। और इजराइल में कैसे हालात हैं बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरिंद्र मिश्रा। हरिंद्र जी, कई तरह के हमलों की खबर आ रही है, बयानबाजियां भी आ रही है, आप वहां क्या देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ जेरूसलम में तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ कोई मिसाइल नहीं गिरा है। लेकिन मेरे यहाँ पर मगेन दाविद अदोम जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसके प्रवक्ता से थोड़ी देर पहले बात हुई और उन्होंने बताया कि 3 शहर हाइफा, नेत्सियोना और तेल अवीव, इन तीनों शहरों पर जो है वो मिसाइल्स गिरे हैं। और उन्होंने बताया कि ये तीनों ही जगहों पर रिहायशी इलाकों में मिसाइल्स गिरे हैं। तकरीबन 86 लोग घायल हैं और बताया जा रहा है कि एक वृद्धाश्रम जो है उसके पास भी जो है मिसाइल गिरा है और इसलिए वहां से वृद्ध लोगों को बाहर निकालने में उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। और उनका ये कहना था कि सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो उसी साइड से है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर सेंसर के काफी सारे जो है नियम लगे हुए हैं और साइट्स और लोकेशंस को लेकर के जानकारी देने पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ है। तो उनको लेकर के लोग आमतौर पर बात नहीं कर रहे, लेकिन बड़े तौर पर किन किन शहरों पर गिरा है ये बताया गया है। जो ईरान की तरफ से जो दावा किया गया है कि एयरपोर्ट पर हमला हुआ है और बाकी जो मिलिट्री साइट्स पे हैं, तो उसको लेकर के किसी पुष्टि नहीं हो पाई है, इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है। और एयरपोर्ट के पास दरअसल कुछ सूत्रों से जो मेरी बात हुई है तो उनके अनुसार ऐसा वहां पर कोई हमला नहीं हुआ है। यहाँ पर एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया गया था ईरान के हमले के बाद। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से एक सूचना मिली है और ये कहा गया है कि आज 2 बजे से इवैक्यूएशन फ्लाइट्स, यानी कि जो इसराइली बाहर स्ट्रैंडेड है, बाहर जो फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने की कार्रवाई शुरू होगी और एयर स्पेस जो है वो पुनः खुल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई भय का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, विशेष करके जेरूसलम में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने वहां पर हमला किया है उनके न्यूक्लियर साइट्स पे, उसके बाद ईरान के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है और यहाँ माना जा रहा था कि वहां से
जवाबी हमले होंगे और वो इसराइल पर हमले होंगे। और इस तरह की बात हमले होने के पहले ही यहाँ पर जो है सुरक्षा सूत्रों की तरफ से सुनी जा रही थी और कहा जा रहा था कि लोगों को तैयार रहना चाहिए। जी, इससे पहले इजराइल में क्या इस तरह के हमले हुए हैं? आयरन डोम क्या फेल हो रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, इस पर हम आपसे आकर बात करें। लेकिन जुगल, जो एक बंकर बम की बात हो रही थी, ये काफ़ी वक्त से हो रहा था कि बिना अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के जो न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ वो नहीं होगा। अब अमेरिका सीधा सीधा इसमें इन्वॉल्व होता दिख रहा है। ये कौन से वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल किया है अमेरिका ने ईरान के खिलाफ? देखिए, अमेरिका, सबसे पहले समझने की बात यह है कि अमेरिका ने ये ज़रूर स्पेसिफाई किया है कि नतान्स, फोर्दो और इस्फहान, ये जो 3 इलाके आपने भी कहे जो न्यूक्लियर साइट्स है, उसमें फोर्दो एनरिचमेंट प्लांट है यूरेनियम का, इन सब जगहों पर अटैक हुआ है। लेकिन अमेरिका ने जो चीज़ स्पष्ट नहीं की है वो ये कि उसने किस हथियार से कैसे ये अटैक्स किए हैं। अगले लगभग 3 घंटों के बाद GBU-57 बॉम्ब की जो चर्चा हो रही है, जी, इस पे रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन यूएस ने अगले 3 घंटों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सब की डिटेल्स देने की बात की है। अब तक ये स्पष्ट रूप से साफ नहीं हुआ कि क्या ये GBU बॉम्ब है वो यूज़ हुआ है कि नहीं। लेकिन ये कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कोई ऐसा हथियार है जो फोर्दो की जो एनरिचमेंट साइट है, जो कि ज़मीन से 250 फीट नीचे बनी हुई है एक माउंटेनस इलाके में, तो वो वही एक वेपन है जो उसको यूज़ कर सकता है। और इसका एक इतिहास ये है कि इसे दरअसल सबसे पहले नॉर्थ कोरिया के लिए बनाया गया था। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने के लिए इसे बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी आशंकाएं थी कि क्या वो अंडरग्राउंड होगा, इस तरह से होगा, मुश्किल होगा। अब ऑफ कोर्स पिछले कुछ सालों में ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर भी उसकी बातचीत की जा रही है। तो ये एक रिपोर्टेड हथियार है जिसका यूज़ हुआ होगा। सारिका, एक सवाल है जो मेरे मन में है, मैं हरिंदर मिश्रा से पूछना चाहूँगा इस सवाल को लेकर। हरिंदर जी, ये जो अभी खबरें आ रही हैं, आपने भी शायद देखा होगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट किया है कि ईरान के पास मिसाइल का जो नंबर है, ईरान के पास मिसाइल ज़्यादा है और इजराइल के पास मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स कम है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का हाल ही का एक रिपोर्ट है और उनका खास तौर से कहना है कि जो एरो 2 और 3 मिसाइल्स हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को एक तरह से इंटरसेप्ट करती हैं, नेस्तो नाबूद करती हैं, इनकी संख्या इजराइल के पास थोड़ी कम है। अमेरिका भी उसको सपोर्ट ऑफ कोर्स कर रहा है, लेकिन नंबर्स का थोड़ा एक प्रॉब्लम है, इजराइल फेस कर रहा है। तो क्या ये इसको लेकर क्या चर्चा हो रही है इजराइल में? क्या किसी तरह की कोई बैकफुट पे होने की आशंका इजराइल में जताई जा रही है फिलहाल? देखिए, इस तरह की चर्चा पहले ही हो रही थी और दरअसल ये युद्ध शुरू होने के पहले भी अगर आप गौर करें तो हार्ड एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो अमेरिका ने दिया था इसराइल को। तो माना जा रहा था कि अक्टूबर और अप्रैल में जो यहाँ पर हमले, जो अप्रैल और फिर अक्टूबर में ईरान के जो हमले हुए थे, जिसमें कि 300 काफी सारे जो है मिसाइल, जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पर दागे गए थे, उस दौरान ही कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मिसाइल थे जो कि इंटरसेप्ट नहीं हो पाए थे। तो उसको लेकर यहाँ पर चिंता पहले से ही बनी हुई थी। जहां तक संख्या की आप बात कर रहे हैं कि एंटी मिसाइल सिस्टम जो है उसकी नाकामी के अलावा उनकी संख्या की कहां तक वो जिस संख्या में वहां से मिसाइल्स, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, उनका सामना करने के लिए यहाँ पर कितनी तैयारी है, उसको लेकर के जहां तक इसराइल यहाँ पर सुरक्षा सूत्रों से बात होती है, सुरक्षा अधिकारियों से बात होती है, तो इसको लेकर के कोई चिंता उनकी ओर से नहीं जताई गई उतनी। उनका कहना यह है कि वो कितना कामयाब होगा ये निर्भर करता है, इसको पहले कभी ये टेस्टेड नहीं रहा है, इसकी पहले न कभी सफलता या असफलता को लेकर के कोई यहाँ पर पहले चूंकि कोई इस तरह के हमले हुए नहीं इस पैमाने के, तो इस वजह से यहाँ पर कोई साफ तौर पे कोई बयान जो है नहीं दिया गया या नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक जो है यहाँ लोगों के मन में एक भय जो है उसको लेकर के जरूर नजर आ रहा था। संख्या की दृष्टि से कोई जो है कोई उस तरह की चिंता लोगों की तरफ से प्रकट नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर अलग से बहस, अगर थिंक टैंक्स वगैरह में जो इसको लेकर के कॉन्फ्रेंसेस होते रहे और कई सारे कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाता रहा हूँ, मैं हिस्सा लेता रहा हूँ, वहां पर इस बात की चर्चा कई एक बार सुनने को मिली है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि इस चिंता की वजह से ही अमेरिका ने भी पूरी तैयारी की थी और इसराइल जो है इसराइल की मदद में उसने थाड़ भेजा था। यहाँ पर कौन से सारे जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम रहे हैं, इसको लेकर के या कब कैसे कौन सा यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी ऑफ एंटी मिसाइल जो सिस्टम्स हैं वो लगे हुए हैं।
तो कौन सा कितना सफल या असफल हो रहा है ये कह पाना अभी तक मुश्किल है। लेकिन साफ जिस तरह की तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं और जिस तरह की तबाही देखी जा रही है, जहां भी इस तरह के मिसाइल्स गिर रहे हैं और वहां पर जो पूरा जो बर्बादी का एक आलम देखा जा रहा है, उससे ये साफ है कि इस बार जो है इंटरसेप्शन में वो फेल रहे हैं, नाकामी रही है, काफी नाकाम रहा है। यही सवाल मैं भी पूछना चाह रही थी, आपसे भी डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि हरिंदर सर ने ही कहा था कि आयरन डोम पूरा 100% कामयाब नहीं हो रहा है। जी जी, देखिए सारिका, आयरन डोम तो दरअसल इजराइल का एक लेयर्ड एयर डिफेंस है। तो आयरन डोम को टिपिकली इस दृष्टि से देखा गया है कि जो गजा से अगर रॉकेट्स आते हैं छोटे मोटे, या फिर अगर लेबनान से अगर रॉकेट्स आते हैं, तो शॉर्ट रेंज पे उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करना आयरन डोम की जिम्मेदारी है। उसके बाद डेविड स्लिंग आता है जो कि और लॉन्गर और मीडियम रेंज की मिसाइल्स या अटैक्स को रोकता है, और उसके बाद एरो 2 और जो लेटेस्ट सिस्टम है एरो 3, वो लगभग 1500-2000 किलोमीटर तक वो इंटरसेप्ट कर सकता है, मिसाइलों को रोक सकता है। तो इस समय जो फोकस है वो एरो 2 और 3 पर है, क्योंकि ये जो रॉकेट्स आ रहे हैं वो लॉन्ग रेंज से आ रहे हैं। इजराइल ने ये जरूर कहा है कि ये उसका दावा है कि उसका इंटरसेप्शन रेट जो है वो 90% है, यानी 10 में से 9 रॉकेट्स को गिरा देता है। लेकिन जो संख्या में रॉकेट्स आ रहे हैं, स्ट्रेटजी कहाँ क्या काम कर रही है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर मीना रॉय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मीना रॉय, 2 सवाल है मेरे। एक तो ट्रंप को लेकर, उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया था और तमाम उनके जो वादे थे कि वो किसी और के वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनसे बिल्कुल इतर रुख दिख रहा है। दूसरा ये, इज इट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट? देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रम्प का सवाल है, वो सुबह क्या बोलते हैं और उसके कुछ घंटे बाद बदल जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है एक तरह से। लेकिन मेरे हिसाब से वॉर अभी कोई खत्म होने के कोई आसार नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जो आपने एक सॉवरन कंट्री जो ईरान है, वहाँ के लोग बड़े रेजिलिएंट हैं। उनकी कहना चाहिए कि मान सम्मान पे ये एक बहुत बड़ा अटैक है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो ईरान है वो बिना कोई रिस्पॉन्स दिए चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन वो क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, क्या करेंगे, वो मुझे लगता है डिसाइड करेगा कि आगे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट या ये जो हमारा युद्ध की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह फैलेगा। मीना जी, इसमें कई ऑप्शंस बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है कि ईरान शायद अभी फिलहाल कुछ नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि ईरान शायद बिल्कुल तुरंत रिटेलिएट करेगा। और तीसरा ये है कि अपना टाइम, अपना वक्त चूज करके, अपनी जगह चूज करके फिर रिएक्ट करेगा। आप इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं ये कहूंगी, आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब अभी ईरान कमजोर स्थिति में है और वो अपने मिसाइल्स को, अपने जो भी उनके हथियार हैं, उनको बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहेगा। दूसरी चीज ये है कि वो किस समय पे क्या करेंगे ये उनका डिसीजन है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अभी स्टेटमेंट दिया है। उसके पहले सुप्रीम लीडर ने भी ये बात कही है कि ना तो वो इम्पोज्ड पीस या इम्पोज्ड वॉर वो एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी ही अनसर्टेन है, लेकिन ईरान कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह तो वो 100% रिस्पॉन्स करेगा। अब कब करेगा, कैसे करेगा, वो तो देखना है। पर अभी वो इजराइल पे तो दाग ही रहे हैं मिसाइल, वो करते रहेंगे, वो तो मुझे नहीं लगता है बंद होगा। बट हाँ, अमेरिकन जो मिलिट्री साइट हैं जहाँ पे वो 50,000 के करीब अमरीकी सैनिक तैनात हैं, 19 से ज्यादा उनके जगहें हैं जहाँ वो कर सकते हैं। बट वो क्या ईरान के हित में होगा इस समय, वो हमें अभी मतलब समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा इस वक्त प्रश्न यही है कि ईरान क्या करेगा। बट मेरा मानना यह है कि ईरान अभी बहुत जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेगा। और हरिंद्र जी इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। तो हरिंद्र जी, वही आयरन डोम को लेकर जो सवाल है या बाकी सवाल आ रहे हैं, क्या इजराइल एक और मोर्चे पर लड़ रहा है? इजराइल की सुरक्षा अभी मतलब एक तरह से वल्नरेबल नहीं हो गई है? वहां के लोग क्या कह रहे हैं इसे लेकर? देखिए,
इसके पहले आप जब सवाल पूछ रही थी आयरन डोम को लेकर के, तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं वो हमारे दफ्तर के ठीक सामने आए हुए थे। यहाँ पर जो सेफ्टी रूम्स बने हुए हैं उसका इंस्पेक्शन चल रहा है और लोग देखना चाह रहे हैं कि सभी ने जो सारे निर्देश दिए गए हैं उसका पालन सही से कर रहे हैं, सही तरीके से लोग कर रहे हैं या नहीं। तो इसलिए उस दौरान थोड़ी जो है वो बातचीत में जो है एक ब्रेक आ रहा था। मतलब इससे तो बिल्कुल लग रहा है हरिंदर जी, बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था इजराइल तैयार है। क्या ये तैयारी आपको पहले से ही लग रही थी, और आगे इन तैयारियों को देखकर क्या लग रहा है कि इजराइल में मूड क्या है? देखिए, इजराइल में जहां तक ईरान के मामले को लेकर के मैं पहले भी कहता रहा हूं कि एक आम सहमति सी रही है। यहाँ पर परेशानी हो रही है, चिंता भी है, लोग घबराए हुए भी हैं, खास करके उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में जहां पर कि बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो गिरते रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर काफी गिरे हैं और 24 लोग यहाँ पर मारे भी गए हैं 9 दिनों के दौरान। लेकिन हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो घायल हैं। घायल भी किस तरह का, उसको लेकर के भी हम लोगों की बात होती रही है कि जो लोग शॉक में आ जाते हैं, जो ट्रॉमा में है, उन्हें भी यहाँ घायलों की श्रेणी में ही गिना जाता है। तो इस तरह से हजारों की तादाद में लोग हैं। वैसे ये देखा जा रहा है कि सुरक्षित घरों में अगर लोग जा रहे हैं तो वहां पर अगर आसपास कहीं बैलिस्टिक मिसाइल गिर भी रहा है तो वो लोगों को शॉक भले ही लग रहा है, लेकिन वो किसी तरह से घायल नहीं हो रहे हैं। जी, मेरा सवाल यही था जो आप कह रहे थे कि अभी घर के बाहर सिक्योरिटी के लोग आए हुए थे ये चेक करने की सुरक्षा को लेकर आम लोग कितने सतर्क हैं, उसे देखकर क्या लग रहा है आपको कि क्या एक लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में अभी फिलहाल इजराइल नजर आ रहा है, या फिर अब ये टारगेट करके वो छोड़ देगा ईरान को? देखिए, आज जो मैसेजेस आए हैं अमेरिका से या फिर इजराइल की तरफ से भी जो बातें जो सुनने को मिली हैं, अमेरिका दरअसल एक तरफ तो अमेरिका ने हमला किया, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो कूटनीतिक प्रयास भी शुरू कर दिए और उसकी कोशिश ये है कि ये मामला जो है बहुत तूल ना ले और ईरान जो है, ईरान का हमला जो था वो यहाँ पर सभी मान के चल रहे थे कि वहां से एक प्रतिक्रिया होगी, वहां से जवाबी हमला होगा, लेकिन उसके बाद ऐसा मान रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें तेजी ना आए, हो सकता है कि ये नियंत्रण में आ जाए और अमेरिका की भी कुछ ऐसी ही कोशिश है। आप देखें भी तो बड़ा अनविलिंगली जो है ट्रंप ने ये फैसला लिया है, उसको वो काफी हद तक वो टालते रहे। उनका जिस तरह का चुनावी प्रचार चला उस दौरान वो बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि अमेरिका फिर किसी युद्ध में नहीं फंसेगा, या अमेरिका को क्यों हरिंदर जी अनविलिंगली क्यों? वो तो अब शामिल ही दिख रहे हैं इस मामले में पूरी तरह से। वो शामिल हुए हैं, वो शामिल होने के पीछे भी कई सारी मजबूरियां हो सकती हैं। उनके रिपब्लिकन पार्टी का जो सपोर्ट बेस है उसमें एक बड़ा वो भी जो एक बेस जो है वो काफी बड़ा है और वो इसके पक्ष में था और वो इसराइल की भी हिमायत करता है, वो इसराइल के समर्थन में खड़ा रहता है। तो इस वजह से भी उनके ऊपर काफी दबाव था। दूसरी बात वो ये भी उन्होंने साफ तौर पर ये बात वो कई बार कह चुके हैं कि वो ईरान को जिस तरह से इसराइल करता रहा है वैसे ही अमेरिका भी ईरान को किसी भी हालत में परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। इस बात को भी उन्होंने हमेशा ही कहा है, इस बात को वो लगातार दोहराते हैं। तो जहां तक वो ये भी उनकी मंशा थी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाह रहे थे कि कोई कूटनीतिक हल निकल सके, जिसकी उन्होंने काफी कोशिश भी की। 2 महीने तक बातचीत चलती रही, 60 दिनों का उन्होंने समय दिया, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसराइल की तरफ से उन्हें यह कह दिया गया कि अगर अमेरिका इसमें शामिल नहीं होता है तो इसराइल अकेला ही जो है कार्रवाई करेगा ईरान के खिलाफ। और इस तरह की बात कल बहुत ज्यादा ही इसराइल में यह बात सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कल काफी कोऑर्डिनेटेड ये एफर्ट था, मिल करके ये जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और अमेरिका ने इसराइल को पहले पूरी जानकारी दे दी थी और यहाँ पे सिक्योरिटी कैबिनेट के जो लोग हैं इस कार्रवाई के दौरान एक बंद कमरे में मौजूद थे और इसको लगातार मॉनिटर कर रहे थे। तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, लेकिन कोशिश ये है कि जहां तक डी एस्केलेट हो सके ये कोशिश अमेरिका और इसराइल दोनों की तरफ से होगी। लेकिन अब तो शायद गेंद ईरान के पाले में होगी कि अब ईरान क्या करता है। बिल्कुल, हमारे पास मीना जी भी हैं, अगर आप सवाल पूछना चाहें। नहीं, मैं ये आपके जो सवाल था उसका जवाब मैं भी दे रहा था इन एडिशन टू व्हाट हरिंदर जी हैज सेड कि यूएस क्यों हिचकिचा रहा था। तो देखिए, यूएस का जो बेस है जो ट्रंप को सपोर्ट करता है वो बेस उन लोगों का है ज़्यादातर जो इराक और अफगानिस्तान में जो कैजुअल्टीज अमेरिका की हुई,
इतनी लंबी लड़ाइयाँ चली, जितने बॉडी बैग्स घर आए, वो उसे भूले नहीं है। और उन्हें ये भी पता है कि मिडिल ईस्ट में अभी लगभग यूएस के, ऐसा बताया जा रहा है, 40 से 50 हज़ार सोल्जर्स हैं और वो ऐसे 19 से 20 ऐसे बेसिस में हैं जो ईरान के मिसाइल आर्सेनल के रेंज में है। नहीं है। ऑफ कोर्स है और यही एक वजह है, यही डर है जिसकी वजह से वो लोग अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को कह रहे थे कि आप प्लीज कोई नया जंग या एक फॉरएवर वॉर अमेरिका में जिसे कहते हैं उसे ना शुरू करें, क्योंकि हमारे लोग अभी भी। लेकिन फिर वही सवाल मीना जी से हम यही सवाल पूछेंगे कि क्या अब पूरी गेंद ईरान के पाले में आ गई है? हम बात करेंगे उनसे। लेकिन ईरान में इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेट पर कई तरह की पाबंदियां फिलहाल लगी हुई हैं, जिससे वहां के हालात पर सटीक जानकारी मिलना मुश्किल है। अमेरिकी हमलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों, जिसमें फोर्दो भी शामिल है, पर हुए हमलों के बाद IAEA ये पुष्टि कर सकता है कि अभी वहां आसपास के इलाके में रेडिएशन बढ़ने की कोई खबर नहीं है। IAEA ने यह भी कहा है कि जैसे जैसे उन्हें इस पर जानकारी मिलेगी वो ईरान की स्थिति पर आगे जानकारी देते रहेंगे। इससे पहले ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने अमेरिका की ओर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की निंदा की थी। जुगल, इस पर मैं आपके पास आऊंगी ये सवाल पूछने के लिए कि एक खबर ये भी आ रही है कि शायद वहां परमाणु ठिकानों फोर्दो पर निशाना बनाया गया है, लेकिन शायद वहां परमाणु जो कार्यक्रम से जुड़ा कुछ भी था नहीं, क्योंकि उसको ईरान ने पहले भी हटा लिया। इस बारे में हमारे पास क्या खबरों की पुष्टि हो चुकी है, क्या खबर है? लेकिन पहले मीना जी आपके पास आते हुए, अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा आगे, या शायद कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन वही सवाल कि अब क्या ईरान के पाले में गेंद है ये कि वो किस तरह से इसे आगे ले जाएगा? ये वॉर कितना एस्केलेट, वॉर अगर होता है तो एस्केलेट कितना करेगा? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल ये भी कि क्या इस ईरान वल्नरेबल नहीं है? अभी उसके जो टॉप जनरल्स हैं वो मारे जा चुके हैं, कई लेयर्स में मारे जा चुके हैं, और अब बार बार इजराइल और अमेरिका ये भी कह रहा है कि शायद निशाना खाम नहीं भी हो सकते हैं। देखिए, जो ईरान को समझते हैं और जो उन लोगों की साइकोलॉजी को भी समझते हैं और जो मतलब शिया कल्चर को समझते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ईरान इराक या लेबनान या लिबिया नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर हैं। चाहे आप उनके टॉप लीडरशिप को आप खत्म कर देंगे, कासिम सुलेमानी गए, ठीक है, एक बहुत बड़ा धक्का था, लेकिन उसके बाद उनके लाइंड अप हैं। आप टॉप जनरल्स को अगर खत्म कर देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है वो 3-4 लेयर्ड उनकी फोर्सेस हैं। तो मेरा मानना यह है कि वो कमजोर हैं इस समय। उनके हथियारों को भी, उनकी एयरफोर्स, एयर डिफेंस जो है वो भी काफी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हैं इस काबिल नहीं है कि वो जवाब दें। हाँ, उनको बड़ा ही केयरफुली सोच समझ के वो जवाब अपना देंगे। लेकिन अगर रीजन में कुछ करते हैं तो देखिए इस लेवल तक एस्केलेट हो जाएगा कि चाइना क्या करेगा, रशिया क्या करेगा, ऐसे भी बहुत सवाल उठेंगे। नहीं तो ईरान का साथ क्या इस्लामिक वर्ल्ड देगा? कौन देगा? ईरान किस पोजीशन में है? क्या आइसोलेटेड दिख रहा है फिलहाल? नहीं, जितना वो ईरान इराक वॉर में आइसोलेटेड था इस वक्त नहीं है। आप OIC की मीटिंग है, लेकिन ज्यादातर लोग मुंह से बातें ही कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जो है उनके साथ लड़ने तो कोई नहीं अभी तक आया है। अगर देखा जाए, ये रिपोर्ट्स जरूर आ रही हैं कि चाइना से उनको कुछ सैनिक हथियार या जो सैनिकों को जो कुछ आर्म्स और एम्युनिशन दिए जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, है ना। लेकिन ये मानना कि US जैसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेशन के साथ लड़ने के लिए बाकी लोग ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ऐसा होगा। हाँ, तो बिल्कुल वही सवाल है कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी अभी फिलहाल कौन खुलकर ईरान के साथ आएगा अगर ईरान एक बड़े वॉर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है जवाब देने की कार्रवाई में। दूसरा सवाल ये भी है कि जो एक प्रॉक्सी माना जाता था कि हमास या फिर लेबनान में या फिर हिजबुल्ला, ये तमाम वो पहले ही कमजोर कर चुका है इजराइल। तो अगर ये एस्केलेट होता है तो फिर ईरान कहाँ खड़ा है? नहीं, ईरान तो बहुत ही कमजोर परिस्थिति में है इस वक्त। लेकिन इसका मतलब अब देखना ये है, आपने शुरू में ये कहा कि अभी इस वक्त सब कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर उन्होंने जैसे धमकियां दी हैं और ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बंद कर देंगे, जो अमेरिकन साइट्स या उनके जगहें हैं वहां पे वो
हमले कर सकते हैं जो उनकी रेंज में है, पर मेरा ये मानना है वो ऐसा शायद अभी ना करे। बिल्कुल, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में शायद ईरान भी होगा और शायद बाकी दुनिया भी है। वो भी अपनी कमजोरियों को जानते हुए, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, ये मेरा मानना ये है कि कुछ ना कुछ तो होगा, बट किस लेवल पे होगा वो देखना। देखिए, रीजन में अगर कुछ होता है, यूनाइटेड स्टेट्स तो बहुत दूर बैठा हुआ है, उनको कोई डायरेक्ट असर, उनके जो लोग हैं, जो उनके 50,000 लोग हैं, उनके 19 से ज्यादा जो जगहें हैं पूरे वेस्ट एशिया में, वो सब भी टारगेट पे इनके हैं। लेकिन वो करेंगे या नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस वक्त यूएस के साथ डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चाहेगा इस कमजोर स्थिति में। पहली चीज तो उनको देखना पड़ेगा कि किस हद तक नुकसान हुआ है, चाहे वो इस्फहान है, नतांज है, फोर्दोज है ना, उसमें अभी देखने के बाद ही समझ में आएगा। ईरान से वो सारी खबरें हम तक नहीं पहुंच रही हैं, बट मेरा ये जरूर मानना है कुछ ना किसी फॉर्म में रिटेलिएशन होगा, और ये जो हो रहा है इसका मतलब शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होने वाला है। बिल्कुल। एक सवाल मैं डॉक्टर रॉय से भी पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है सारिका, इस समय हम लोगों को, दर्शकों को एक आइडिया देना चाहिए कि ईरान की दरअसल मिलिट्री प्रोफाइल क्या है। ईरान का मिलिट्री पावर क्या है? पूछने वाली थी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार कुछ वक्त से ये तनाव चल रहा है और वार हो रहे हैं, और जिस तरह से वहां के टॉप जनरल्स निशाने पर आए हैं, क्या उतने लंबे खिंचते तनाव और एक संघर्ष के बाद अभी ईरान इस हालत में है? देखिए, ईरान दरअसल इस हालत को कई बार वॉर गेम कर चुका है। ईरान ने, चाहे हम फोर्दो की बात करें, नतांज की बात करें, इन पर अमेरिका किस वेपन से किस तरह के अटैक्स करेगा, ये सारी चीजें ईरान इसको वॉर गेम कर चुका है। इकोनॉमी भी प्रतिबंधों की वजह से, ऑफ कोर्स सैंक्शंस तो है ईरान पर, लेकिन जहां तक मिलिट्री की बात करें तो ईरान इसको वॉर गेम कर चुका है। ईरान की फिलॉसफी क्या थी? ईरान ने यही तो एक डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो लड़ाई अपने पास नहीं आने देना चाहता, तो उसने यमन में हूथियों को सपोर्ट किया, हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, हमास को सपोर्ट किया, ताकि जो उसके ईरान के एडवर्सरीज हैं उनको पहले उनसे निपटना पड़े। अब वो कमजोर हो गए, अब वो कमजोर हुए हैं, अब बात ईरान पर आ गई है। तो ईरान की जो मिलिट्री है सारिका, वो सैंक्शंस की वजह से खर्च नहीं कर पा रही हैं, इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ईरान की मिलिट्री ने इंडिजिनसली काफी डेवलपमेंट्स की हैं। यूएस जो ईरान को अपना एनिमी मानता है, वो भी ईरान को इस बात का क्रेडिट देता है कि मिडिल ईस्ट में अगर सबसे बड़ा मिसाइल आर्सेनल किसी देश के पास है तो वो ईरान के पास है। लेकिन जैसे डॉक्टर मीना कह रही हैं कि वो यूएस तक अटैक नहीं कर सकती है शायद। यूएस तक नहीं, लेकिन यूएस के बेसिस जो है, यूएस के इंटरेस्ट हैं, यूएस के एलाइज हैं, उन पर तो हमला हो सकता है। तो ईरान की फिलहाल जो अभी मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उसमें हमने ये देखा कि एयर डिफेंस साइट्स टेक आउट कर दी जा चुकी हैं। S-300 जो रूस ने दिया था वो चला गया है। ईरान के पास मॉडर्न फाइटर प्लेन्स नहीं है, तो इजराइल उसके स्काइस पर टोटल एयर कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन अभी तक जो फैक्टर प्ले नहीं हुए हैं वो है ईरान की नेवी। ईरान की नेवी क्या क्या कर सकती है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकती है, अपने जहाज़ों से मर्चेंट शिपिंग जो अमेरिका और इजराइल का है उसको अटैक कर सकती है। उसके अलावा इजराइल की जो आर्मी है, क्योंकि, और यही मेरा सवाल भी था डॉक्टर रॉय से, कि बात अब तक हम एयर वॉर की देख रहे हैं, हवाई हमलों की, लेकिन इजराइल और ईरान में, ईरान एक बहुत बड़ा देश है, 8.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, टेरिटरी बहुत बड़ी है। तो डॉक्टर रॉय, जब तक ये पूरा मामला एयर वॉर के दायरे में है और ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं होता, तब तक ईरान क्या अपने आप को इससे सस्टेन करके, ऑफ कोर्स वीकेंड ही सही, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में प्रिवेल कर पाएगा? मेरा सवाल इससे एक और जुड़ा हुआ है कि इजराइल ने तो पहले ही दावा कर दिया है कि एयर एक तरह से कंट्रोल कर लिया है ईरान का, लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर रॉय, आप बताइए। जी, देखिए, अगर ग्राउंड ऑफेंसिव, मुझे नहीं लगता है या तो इजराइल शुरू करना चाहेगा या भी यूएस करना चाहेगा। मुझे ऐसा कुछ उड़ती खबरें जरूर आ रही हैं कि पाकिस्तान को बोला गया है कि वो वहां बेसेस दे दें। उनके ऑलरेडी कतर में बेस हैं और बहुत जगह बेस हैं, अमेरिकन बेसेस हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड जो इन्वेजन की बात है वो अभी वो सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये भी पता है उसमें ईरान काफी ताकतवर है उनके कंपैरिजन में। तो फिलहाल, और अगर इस वक्त ईरान कमजोर भी है, हम ये भी मानते हैं, उनकी एयरफोर्स तो काफी पुरानी है, सैंक्शन की वजह से काफी कुछ उनके पास नया कुछ भी नहीं है जो अगर देखा जाए, पर उनके मिसाइल आप अगर देखें, उनकी वो भी नंबर कम है, पर उसमें भी नंबर उनके पास काफी हैं जो वो इजराइल पे तो डाल सकते हैं।
लेकिन मेरा ये मानना है कि इजराइल पे शायद वो कंटिन्यू करें, है ना। वो नहीं रुकेंगे, मुझे नहीं ऐसा लगता है कि वो रुकेंगे। हो सकता है छोटा सा पॉज हो, बट उन्हें भी डिग्निटी से रहने का वो उनका अपना है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। दूसरी चीज है, हमारे ऊपर आप वॉर और पीस इम्पोज नहीं कर सकते हैं, हम अपनी तरह से अपनी चीजें करेंगे। पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क इस वक्त यही है कि क्या वो यूएस जो बेसेस हैं, क्या जो यूएस पर्सनल्स वहां पे हैं, उन पे क्या वो इमीडिएटली अटैक करेंगे बिल्कुल। या और इससे नहीं? जुड़े बहुत सारे सवाल हैं मीना जी, मैं आपके पास आऊंगी उसके लिए भी, क्योंकि अगर यूएस बेसिस पे भी अटैक करते हैं जुगल और इजराइल पर एक रिटेलिएटरी अटैक होता है, तो क्या एक तरह से एक ग्लोबल वॉर ट्रिगर नहीं कर देगा वेस्ट पर अटैक को लेकर? इस पर हम बात करेंगे, पर ट्रंप की भी बात करनी जरूरी है। ट्रंप एडमिन ने जो कदम उठाया है उस पर अमेरिका में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप की तारीफ की है, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है उन्होंने कि अमेरिका को एक और कभी ना खत्म होने वाले जंग में घसीटा जा रहा है। कांग्रेस की सदस्य अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज ने कहा है कि ये संविधान और कांग्रेस के युद्ध संबंधी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इससे ट्रंप पर महाभियोग का आधार बनता है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, ट्रंप ने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया है जिससे ऐसा युद्ध शुरू हो सकता है जो हमें बहुत लंबे वक्त तक फंसा सकता है। वहीं डेमोक्रेटिक नेता और अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने एक्स पर लिखा है कि आज रात राष्ट्रपति ने कांग्रेस की इजाजत के बिना एक तरफा फैसला लेते हुए हमारी सेना की तैनाती का संविधान का उल्लंघन किया है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा है कि मैं आज ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई से बहुत चिंतित हूं। अमेरिका का ये कदम इस इलाके में तनाव और बढ़ा सकता है जो पहले से ही काफी नाजुक हालत में है, और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। इस बात की आशंका बढ़ रही है कि यह संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे आम नागरिकों, पूरे क्षेत्र और दुनिया को भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से हालात को और बिगड़ने से रोकने और यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है। और इस पर प्रतिक्रियाएं और आई हैं। ब्रिटेन से भी प्रतिक्रिया ब्रिटेन सरकार की आई है जुगल कि उन्होंने शायद ट्रंप को इससे आगे की कार्रवाई ना करने के लिए बोला है। हरिंद्र मिश्रा भी हमारे साथ लगातार हैं। हरिंद्र जी, हम अमेरिका के वॉर गोल पर बात कर रहे हैं, ईरान के वॉर गोल पर बात कर रहे हैं कि वॉर गेम क्या है, इजराइल का वॉर गेम क्या है। हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं कि क्या न्यूक्लियर कार्यक्रम को डिसमेंटल करना ईरान का इजराइल का वॉर गेम है, या फिर रजीम चेंज कराना, खामनेई का खात्मा करने का धमकी देना, मतलब इसके क्या मायने निकाले जाएं? जी, जब ये हमला शुरू किया इसराइल ने, उस समय कहा कि उसके दो लक्ष्य हैं। एक तो न्यूक्लियर जो उनके प्रोग्राम है उसको खत्म करना, और दूसरा उनके बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है या फिर उनके जो असले हैं उसको खत्म करना। यही दो अहम लक्ष्य जो हैं उसको लेकर के इसराइल ने वहां पर हमला किया था। लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया वैसे वैसे इसराइल की तरफ से इस तरह के बयान आने लगे या इस तरह का इशारा लोग करने लगे कि वहां पर रजीम चेंज जो है वो भी एक लक्ष्य इसराइल का हो सकता है। लेकिन आज हमले के बाद अमेरिका की तरफ से इस तरह के इशारे किए जा रहे हैं कि रजीम चेंज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था, और अमेरिका की तरफ से दावा है कि वो उसमें सफल रहा है। इसराइल की तरफ से भी रजीम चेंज को लेकर के स्पष्ट कोई बयान नहीं आया है अभी तक। यहाँ पर इशारे में लोग इस तरह की बात करते रहे कि अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा और इसी तरह से तनाव बना रहा तो रजीम चेंज भी जो है वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। जो स्टेटेड गोल्स हैं उसमें इसकी चर्चा अभी तक कभी नहीं हुई है। कुछ एक नेताओं ने इस तरह की बात की भी, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान आया कि लोग जो हैं वो संयम रखें और बगैर ऑथराइजेशन के इस तरह का कोई स्टेटमेंट ना दें। तो रजीम चेंज को लेकर के अभी लगता नहीं है कि इसराइल जो है वो किसी तरह से इसराइल जो है वो कमिटेड है, कोई प्रतिबद्धता नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो दो स्टेटेड गोल्स हैं इसमें उनका कहना है कि उसमें काफी कामयाबी मिली है, और ऐसा अब लग रहा है कि अगर ईरान की तरफ से हमले कम होते हैं और कोई एक समाधान, कूटनीतिक समाधान अगर निकलता है तो शायद जो है ये युद्ध अब ज्यादा दिन ना चले, ये जल्द खत्म हो सकता है। जी हरिंदर जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब भी हम देखते हैं कि इजराइल भी आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में एक्सटर्नल एक्शंस का भी कहीं ना कहीं एक लिंकेज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से होता है, तो बेंजामिन नेतन्याहू की डोमेस्टिकली पॉलिटिकल पोजीशन कितनी फिलहाल वल्नरेबल है या स्ट्रांग है? थोड़ा अगर उस पर आप हमें समझा पाए तो।
देखिए, ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के पहले घरेलू राजनीति में उनकी स्थिति बेहद कमजोर हो गई थी। उनकी लोकप्रियता जो है वो लगातार गिरती जा रही थी और खास करके गजा के मामले पे वो गिरते जा रहे थे, क्योंकि बंधकों की रिहाई का जो मामला है वो बड़ा ही अहम यहाँ पर मामला रहा है। यहाँ पर लगातार प्रदर्शन होते रहे। एक समय ऐसा था कि तकरीबन हर रोज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे और आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार के खिलाफ खड़ा था। शुरू में वो बंधकों की रिहाई की मांग कर रहा था, उसके बाद वो धीरे धीरे बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करने लगा और उसके बाद चुनाव की फिर से चुनाव कराए जाने की मांग जो है वो भी तेजी पकड़ती गई। लेकिन ईरान के मामले को लेकर के जो है उन सारे प्रदर्शनों से डिस्ट्रैक्शन हुआ है। लोग जो है अभी प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे, सभी अपनी जान बचाने पे लगे हुए। लेकिन एक आम सहमति सी नजर आई है कि जहां तक ईरान का मसला है उस पर न सिर्फ सरकार में शामिल जो पार्टियां हैं, गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं, बल्कि विपक्ष भी जो है वो भी सरकार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के तरफ से भी बार बार अमेरिका से अपील की जा रही थी कि वो इस युद्ध में इसराइल का साथ दे, इसराइल के साथ जो है वो हमलों में साथ दे, जो कि हुआ। यहाँ पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस तरह की जो है अपील प्रेसिडेंट ट्रंप से कर रखी थी। तो ईरान के मामले पर जो है आकर के उनकी लोकप्रियता फिर बढ़ती नजर आई। यही शायद ईरान में भी मामला हो सकता है। डॉक्टर मीना से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह से हरेंद्र जी इजराइल के बारे में बता रहे हैं कि जो नाराजगी दिख रही थी नेतन्याहू के खिलाफ, वो शायद साथ खड़े दिख रहे हैं। ठीक यही हालात ईरान में थे मीना जी, अभी तो खबरें नहीं आ रही हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहे थे। और अभी एक तरह से इजराइल की तरफ से वो बात कही भी गई कि वहां की जनता ही जवाब दे या वहां की जनता ही खड़ी हो, हमारे वहां की जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अभी क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वहां भी जो सत्ता है उसके साथ लोग खड़े हो जाएंगे इस खतरे को देखते हुए, इस हमले को देखते हुए? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं वहां बहुत बार जा चुकी हूँ और मैंने काफी लोगों को तब भी इंटरव्यू किया हुआ है। तो कई बार हमने उनसे ये भी प्रश्न पूछा कि आप तो शिया हैं, आप सुन्नी पैलेस्टीनियन को क्यों सपोर्ट करते हैं? तो उनका मानना यही कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हमारे लिए एक ही है। जहां भी वो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि उन लोगों को मदद मिलनी चाहिए जो सप्रेस्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं। एक तो ये था। लेकिन जो पब्लिक है, जो पहली वाली जनरेशन है, वो तो उन्होंने जो मतलब 79 के पहले और बाद तक जिन्होंने देखा है, एक वो तबका है। दूसरा तबका वो है जो यंग है, जो मतलब इस रेजीम से खुश नहीं है। लेकिन इस वक्त जब उनके देश पे एक अग्रेशन जो वो मानते हैं, वो सब यूनाइटेड हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है इस रेजीम के साथ सब मिल गए हैं। जिस तरह से उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ है, जिस तरह से सिविलियन कैजुअलिटी वहां भी हो रही है, इजराइल में भी हो रही हैं। तो ये जो समय है इस रिजीम को तो वो मजबूती दे रहा है, ना कि वहां पे। बिल्कुल। और यही सवाल अगर मैं अमेरिका के अंदरूनी राजनीति को लेकर पूछूं आपसे, तो क्या एक तरह से अपनी राजनीति के लिए बड़ा रिस्क नहीं ले लिया है ट्रंप ने? क्योंकि उनके भी व्हाइट हाउस की पॉलिटिक्स में भी एक तरह से देखने को मिल रहा है दो फाड़। बाकी लोग जो थे उनसे तो उन्होंने प्रॉमिस किया ही था कि हम दूसरे के वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अपने वोटरों को क्या जवाब देंगे? अंदर की राजनीति को कैसे हैंडल करेंगे ट्रंप? देखिए, उनको पता है अनलेस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो, अगली बार तो उन्हें खड़ा नहीं होना है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये यूनिलैटरल डिसीजन लिया है, ये भी सबको पता है। उन्होंने कांग्रेस से भी नहीं पूछा। तो वो अलग किस्म के इंसान समझना चाहिए हम लोगों को। उनके पिछले उसमें भी वो बोलते कुछ थे, करते कुछ थे। और जो उन्होंने अब प्रॉमिस दिया थे अपने पब्लिक को, उसके तो बिल्कुल ही वो खिलाफ गए हैं। पर मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि वो सिक्योरिटी ऑफ इजराइल और उनका, कहते हैं ना 2-3 फैक्टर्स होते हैं, जो एक पर्सनालिटी है, एक ज्योग्राफी है और एक आपका मिलिट्री माइट है। तो जब हम लोगों की बात करेंगे तो वो नेतन्याहू साहब और मिस्टर ट्रंप दोनों ही एक ही तरह की सोच में चल रहे हैं। और इजराइल की सिक्योरिटी सबसे बड़ा उनके लिए मुद्दा है। तो उन्होंने उन्होंने सोचा मैं बहुत बिल्कुल। लेकिन इजराइल की सिक्योरिटी भी क्या वल्नरेबल नहीं हुई है, ये भी हमारा सवाल है। क्योंकि जुगल ये तो दिख गया है कि एयर डिफेंस वहां का 100% फुल प्रूफ नहीं है। दूसरा मेरा सवाल अब ये है कि इजराइल के वॉर गेम की तो हमने बात कर ली, ईरान के वॉर गेम की बात कर ली, अमेरिका का वॉर गेम क्या होगा आगे? B-2 बॉम्बर्स जो इस्तेमाल हुए हैं, उसमें एक खबर ये भी आ रही है कि गुआम द्वीप पर US ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को भेजा है
और इसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका इसे आगे भी हमले में इस्तेमाल कर सकता है। ये हैं क्या? देखिए, B-2 बॉम्बर्स का बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, एक तरह से UFO जैसे दिखने वाले जो B-2 प्लेन्स हैं, और शायद हमारे दर्शकों को हम दिखा भी सकें स्क्रीन पर, तो आप नहीं मानेंगे कि वो 35 साल पुराने जहाज़ हैं। वो इतने पुराने जहाज़ हैं, मतलब हम 35 साल पुराना जहाज़ अगर हम कहें तो क्या होता है। लेकिन B-2 बॉम्बर बहुत पुराना जहाज़ है, लेकिन आज भी एक स्टेल्थ बॉम्बर की तरह माना जाता है। अमेरिका के सारे मेजर जो ऑपरेशंस रहे हैं, इराक वॉर, अफगानिस्तान, सब में हिस्सा लिया है। और वो तब सर्विस में आया, दरअसल वो सर्विस में आया था शीत युद्ध के लिए कि USSR के सामने एक स्टेल्थ बॉम्बर, लेकिन वो जब सर्विस में आया तब पता चला सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया। तो पहले ऐसा माने जाने लगा कि अरे अब इसका क्या करेंगे, ये तो एक सफ़ेद हाथी की तरह है, इतने पैसे खर्च हुए। लेकिन उसके बाद अब उसका ये रन देखिए, लगभग 6000 नॉटिकल माइल्स की फ्लाइट ये ले सकता है, और अगर एक बार हवा में ही उसे रिफ्यूल किया जाए तो 10,000 नॉटिकल माइल्स, यानी वो हवा में रिफ्यूल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और वो प्रैक्टिकली कहीं से कहीं भी जाकर वापस आ सकता है। उसमें लगभग 20 टन तक के बम ले जाने की क्षमता है। तो एक बहुत ही लीथल वेपन है जो यूएस के पास है, और इसीलिए तो इजराइल भी आफ्टर ऑल यूएस पे निर्भर रहा है, जो कि इजराइल कभी किसी चीज पे किसी के लिए निर्भर नहीं रहता, लेकिन इस चीज में यूएस पर निर्भर है कि आप प्लीज उसको यूज करिए, तभी हम फॉरदो पहुंच पाएंगे। ऑफ कोर्स अगले 3 घंटे में यूएस इसको स्पष्ट करेगा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसने क्या यूज किया है, कैसे यूज किया है। लेकिन B-2 और GBU जो ये 30,000 पाउंड का बॉम्ब है, इस कॉम्बिनेशन पर चर्चा चल ही रही है। मतलब अगला कुछ वक्त भी अभी इंपॉर्टेंट होगा, उस पर नजर बनी रहेगी। बिल्कुल। और हम चलते चलते 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल तो मीना जी आपसे, हम बार बार बात कर रहे हैं कि ईरान के साथ कौन होगा। रूस और चीन ने एक तरह से बयान दिया है ईरान के पक्ष में, लेकिन रूस जो खुद ही अपना एक युद्ध लड़ रहा है, वो किस हद तक ईरान का साथ देगा, और चीन अगर इसमें आता है तो किस हद तक आएगा? देखिए, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है दोनों में से कोई मिलिटरली इन्वॉल्व होंगे। डायरेक्ट कहना चाहिए ईरान के साथ, ईरान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है और अगर वो वैसा कोई स्टेप लेते हैं तो हर देश का मतलब उसके ऊपर असर आएगा, क्योंकि वहां से एनर्जी फ्लो होता है, वहां से ट्रेड का है, शिपिंग मेन लेन है, तो सारे लोग उसमें मतलब सक हो जाएंगे। तब क्या होगा, वो बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन है। मेरे हिसाब से चाइना का ये एफर्ट रहेगा कि वो किसी तरह इसको आगे बढ़ने ना दे और उसको मैनेज करे। वो कभी भी मतलब डायरेक्ट लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, बट अगर उनका डिसीजन चेंज हो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बट फिलहाल मुझे लगता है कि सब लोग डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन के लिए कोशिश करेंगे और उस तरह का प्रेशर जो है वो डालना चाहेंगे ईरान पे भी। बिल्कुल। और हरिंदर जी से भी मेरा यही सवाल है कि इस डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन की कोशिश में भारत कहां खड़ा है? दूसरी बात, भारत के जो रिश्ते हैं इन दोनों देशों के साथ हैं, कैसे वो एक टाइट रोप बैलेंस करेगा? भारत के जो लोग हैं वो इन दोनों जगहों पर हैं, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, और कूटनीतिक तौर पर भारत क्या करेगा? देखिए, भारत के दोनों ही जगह इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसराइल के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। अभी तक कोशिश तो भारत की यही रही है कि दोनों देशों के साथ संतुलन बनाकर चले, और जहां तक उनके लोगों की सुरक्षा की आप बात कर रही हैं तो दोनों ही देशों ने भारत के साथ सहयोग किया है। ईरान से भी, हमारे ईरान में भी जो लोग थे उनको भी इवैक्यूएट किया गया है, और आज जो अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो इसराइल से भी पहला बैच जो है वो निकाला गया है। यहाँ पर थोड़ा ऑपरेशन और भी जो है कठिन था, क्योंकि यहाँ एयर स्पेस बंद होने की वजह से यहाँ से जिन लोगों को निकाला गया है उन्हें जॉर्डन भेजा गया है, और जॉर्डन से जो है वो फ्लाइट जाएगी दिल्ली के लिए। तो उन्हें पहले यहाँ लैंड रूट से निकाला गया और फिर वहां पर वीजा को लेकर के, लेकिन ये देखने को मिला है कि अब दोनों, ईरान और इसराइल दोनों ने काफी सहयोग किया है। इंडिया का इंटरेस्ट दोनों ही जगह है, और देखें इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी दोनों जगह काफी गहरे हैं। वहां पर चबहार पोर्ट को लेकर के जो अपने इंटरेस्ट हैं वो तो है ही। यहाँ आईमेक की भी बात हो रही है, और आईमेक जो है वो इसराइल से होकर के निकलेगा। तो 2 बड़े ही अहम जो रूट्स हैं जिसमें भारत की हिस्सेदारी होगी, जिसमें कि इन दोनों देशों के सहयोग की जरूरत है। तो संतुलन बनाकर चल रहा है। अभी तक ये कह सकते हैं कि भारत काफी कामयाब भी रहा है। यहाँ यदा कदा जो है ईरान के तरफ से भारत विरोधी जो है वक्तव्य भी सुनने को मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है एक संतुलन
फिर भी बना रहा है और संबंध जो है वो उतने कभी बिगड़ते हुए नजर नहीं आए। ईरान में कई सारे जो अपने कूटनीतिज्ञ हैं उनसे भी मेरा लगातार जो है उनके साथ चर्चा होती रही है, बातचीत होती रही, और उनका कहना है कि ये जो बयान कभी कभी जो सुनने को मिलते हैं ये हकीकत वो नहीं है। ईरान जो है वो इस भारत की अहमियत को समझता है और आज के जो जियोपॉलिटिक्स में जो भारत की अहमियत है उस पर गौर करते हुए ईरान की भी हमेशा कोशिश रही है कि हमारे साथ मिलजुल करके वो अपने भी जो उसके भी जो ट्रेड जो इंटरेस्ट हैं उसको बरकरार रखे। और वो जानता है कि अगर सैंक्शंस के इस माहौल में अगर उसे अपने आप को बचाए रखना है, अपने अर्थव्यवस्था को किसी तरह से सुचारू बनाए रखना है, तो भारत भी जो है उसकी बड़ी अहम भूमिका होगी। तो दोनों ही देश जो है भारत की अहमियत को समझते हैं और इसी वजह से भी लगता है कि भारत किसी हद तक इस संतुलन को बनाए रखने में कामयाब रहा है। जी, जो आप सवाल पूछना चाहते हैं। हरिंदर जी, अभी क्योंकि ये ईरान में इतना बड़ा हमला हुआ है, यूएस भी उसमें जुड़ चुका है, तो ऑब्वियसली पूरे देश नहीं दुनिया सबकी नज़र वहाँ पर है। लेकिन इजराइल कई मोर्चों पर एंगेज्ड है, इंक्लूडिंग इन गज़ा। तो गज़ा में जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन बना हुआ है होस्टेजेस को लेकर इजराइल में, उस पर और जो गज़ा का ऑफेंसिव है उस पर इजराइल पर बार बार ये सवाल अब भी उठ रहे हैं कि क्यों इजराइल जो फूड सप्लाई देने की कोशिश कर रहा है उसमें अब भी गज़ा के लोग मारे जा रहे हैं। तो इजराइल किस तरह से इस प्रेशर को डील कर रहा है और वहाँ के हालात कैसे हैं अभी? देखिए, आज जब ये अमेरिकी हमला हुआ उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी खबर जो उसके फौरन बाद जो आई वो यहाँ पर बंधकों के परिवारजनों की तरफ से आई और उन्होंने कहा कि चले, जब इस मामले से निपटारा हो गया है और इसमें कामयाबी मिल गई है तो अब जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए, जो सबसे अहम बात होनी चाहिए, वो बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। तो अभी जो बंधकों की रिहाई को लेकर के जो यहाँ पर मांगे दब गई थी या उसको लेकर के प्रदर्शन नहीं हो रहे थे, लोगों ने चुप्पी साध रखी थी, अब वो मामला खत्म होगा और ये फिर मामला जो है वो तेजी पकड़ेगा। नेतन्याहू की लोकप्रियता को लेकर के बात हो रही थी तो उनकी लोकप्रियता इस ईरान युद्ध के पहले अपने न्यूनतम पर पहुंच गई थी, उसमें ये अब रिवाइवल हुआ है इसको लेकर के, क्योंकि वो इसे बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि अब फिर जो है अगर ईरान का मसला निपट जाता है, किसी तरह से उसका कोई समाधान निकलता है, तो फोकस जो है वो फिर लोकल हो जाएगा और गजा जो है वो फिर से बहुत अहम मुद्दा यहाँ पर बनेगा। और आपको बताऊं कि गजा के मसले पर यहाँ की आबादी जो है वो दो बड़े खेमों में बटी हुई है और बड़ा खेमा जो है वो सरकार के विरोध में है, वो नेतन्याहू के विरोध में है। और लोगों का कहने का, लोग लगातार ये भी कहते रहे कि सरकार जो है वो नाकाम रही अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने में, तभी जाकर के इतने सारे लोगों को बंधक बनाया गया। और सरकार का ये कर्तव्य है कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, सरकार को उन बंधकों को वापस लाना चाहिए। और इसी के तहत जो है यहाँ पर जब भी इस तरह की पाबंदियां लगती हैं या फिर सरकार वहां पर राहत सामग्री नहीं पहुंचा पाती है, तो दबाव जो है इस्राइल की आबादी का भी उस पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आता है। अंदरूनी राजनीति में वहां भी दबाव बढ़ रहा है। लेकिन ट्रंप पर किस तरह की राजनीति ट्रंप कर रहे हैं? मीना जी, अगर मैं आपसे वो सवाल पूछूं, अभी हाल तक तो उनकी इमेज एक पीस मेकर की तरह उभरने की थी, जैसे भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में भी डील मेकर, पीस मेकर। पाकिस्तान ने तो भी उन्हें कह दिया कि नोबेल पीस प्राइज में मिलना चाहिए। उस बीच में ट्रंप एक वॉर में उलझे दिख रहे हैं और एक बयान उन्होंने दिया है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया, इस पर कोई जवाबी कार्रवाई की, तो और भी ग्रेटर फोर्स से ईरान पर हमला होगा। ट्रंप कहाँ है? क्या कंफ्यूज लग रहे हैं या उनकी कोई रणनीति है जो शायद दुनिया देख नहीं पा रही अभी? उनकी रणनीति शायद वो खुद ही जानते हैं, बट उनके जो कहना चाहिए ना, उनके मेथड में भी एक मैडनेस है, कहना चाहिए ना, वो क्या करेंगे ये शायद कोई बता नहीं सकता है। नहीं, लेकिन पीस मेकर की इमेज रहेगी क्या इसके बाद उनकी? पीस मेकर कहाँ से रहे वो? जैसा वो बता रहे थे, डायरेक्ट किसी सॉवरेन नेशन को अगर आप बॉम्ब्स उनके ऊपर डाल रहे हैं तो पीस मेकर तो आप कहाँ रहे? अगर अब यहाँ पे क्या हो जाता है, डी एस्केलेट हो जाता है और अगर सारे अरब देश और चाइना और सब मिलके किसी तरह का मतलब सामने डी एस्केलेशन वाली सिचुएशन लाके और ईरान को समझा पाएंगे, तो वो क्रेडिट ट्रम्प साहब खुद जरूर लेंगे। बोले क्योंकि हमने उनके न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करना था, वो सबसे बड़ा हमारे लिए थ्रेट था, वो मेरी वजह से खत्म हुआ और इसीलिए पीस आई। तो वहां वैसी सिचुएशन में वो कहेंगे मैं पीस मेकर हूं। बट हमारे अगर आप उसको निष्पक्ष उससे देखें
तो वो कहाँ से पीस मेकर हैं? वो तो खुद पाकिस्तान ने कहा है कि उनको नोबेल मिलना चाहिए शांति का। भाई आप मुनीर साहब को तो आप खाना खिला के कुछ भी पता नहीं क्या बेच के आए हैं वहां, ये तो वही जाने। अब वो तो पाकिस्तानी मीडिया खुद ही परेशान है कि वो क्या बोल के आए हैं, कितने और बेसिस दे देंगे और क्या क्या करेंगे। और उनका अभी जो इस्लामिक बॉम्ब था कि वो किसी भी इस्लामिक स्टेट पे होगा तो हम खड़े हैं, आप उन्होंने कंडेम किया है लेकिन उन्होंने और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कहा है। तो पाकिस्तान तो खैर छोड़ ही दीजिए, उसको तो कान पकड़ के कभी भी यूएस जो कराना चाहती कराती है। बट उससे बड़ी बात वहां तो और भी चीजें हैं, क्योंकि वहां चाइना मेजर थ्रेट है और विद इन कहना चाहिए यूएस ये भी कहा जा रहा है कि ये अब डाइवर्जन हो गया है। आप तो मिडिल ईस्ट में जाके फंस गए हैं, आप तो यहाँ पे जाके, और ये युद्ध कितने दिन चलेगा? आपका फोकस होना चाहिए था चाइना को कंटेन करें, उसको मैनेज करें, लेकिन ये तो दूसरा फ्रंट खुल गया है। अब अगर ये फ्रंट आपने खोल दिया है तो आप वहां क्या करेंगे? चाइना यानी को अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी साफ नहीं है कि ये पूरा मामला कहाँ जाता है। और मुझे लगता है कि सारिका जो फिलहाल की स्थिति है, द बॉल इज फर्मली इन ईरान कोर्ट। मैं अभी कुछ समय पहले ट्रंप का जो कंजर्वेटिव बेस है उनकी चर्चाओं को, उनके एनालिसिस को पढ़ रहा था कि इस अटैक के बाद वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो शायद कई लोगों को सरप्राइज लगेगा ये, लेकिन उनके बेस में फिलहाल बहुत नर्वसनेस है कि क्या अब हमारे सैनिक भी मारे जा सकते हैं, हमला हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ईरान के पास, कहते हैं ना कि प्लेथोरा ऑफ बैड ऑप्शंस हैं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सारे ऑप्शंस बैड हैं। मतलब लेकिन सबसे बैड ऑप्शन ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों में ही दिख रहे हैं। तीनों में है, लेकिन अब ईरान के पास अब एक तरह से गेंद है कि अब ईरान किस डायरेक्शन में उसे फेंकेगा। तो आई थिंक एक नर्वसनेस है ऑफ कोर्स, और ईरान अगला स्टेप क्या लेता है उससे आगे की कहानी, यानी आगे का कुछ वक्त जो होगा वो वेट एंड वॉच के हालात में होगा, और हम भी लगातार इस पर अपडेट लेकर आते रहेंगे। तमाम हमारे साथ जो लोग जुड़े इस चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 9 दिन पहले ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजराइल के हमलों और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों में जो संघर्ष छिड़ा था उसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, ऐसा लग रहा है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को हिट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आगे भी ऐसे हमले हो सकते हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि इस कदम के नतीजे ऐसे होंगे जिनका असर हमेशा के लिए बना रहेगा। तो दुनिया के कई देश और यूएन अपील कर रहे हैं कि तनाव कम किया जाए। आगे क्या होगा ये फिलहाल साफ होता नहीं दिख रहा है। हमारी इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप इस पर ज़्यादा अपडेट के लिए बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर आ सकते हैं और हम भी लगातार आप तक खबरें लेते आएंगे। बहरहाल बीबीसी हिंदी के इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही, और इस पूरे घटनाक्रम की लेटेस्ट और फैक्चुअल कवरेज के लिए आप बीबीसी हिंदी की वेबसाइट, ऐप और सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े रह सकते हैं।